So I'm going to start my series on gynae and obs, and I'll be going over all of the important topics, and I'll be going over them in such a way that everything is covered, including the theoretical exams, the long case, and the OSPE. Let me just check if it's recording or not. So let's start with UV prolapse. This is one of the topics in gynae most likely to come up in long case. There are just like 6 topics which are generally repeated, and counseling can also come up from this topic, but it's not very likely, but it can definitely come up. And lots of questions come up in the theory, and in the OSPE the vaginal pessaries are often placed, and there are a couple of questions regarding the complications and such. This video will be in English and Urdu both, basically, so we can say that the language will be, you know I'll be using both languages. Anyways, it's not just rectum into the vagina, and I'll be talking about that too when I'll be considering the ligamentous and the muscular supports of the vagina, and these will also be important when we will be figuring out our DDs. So what exactly will be the presenting complaint, because I want the long case. So for the long case, it's basically a good idea to understand what could be the presenting complaint. So the presenting complaint would most likely be lower abdominal pain or pelvic pain, or basically a dragging sensation. So the patient might say कि पेट में दर्द हो रहा है, ये नीचे बहुत अरसे से दर्द है, और द पेशेंट माइट से कि लगता है कि कोई चीज़ नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक है, राइट, ठीक है, और माइट से कि चलते वक्त लगता है कि साथ कोई चीज़ इन प्लेस नहीं है, वो हिल रही है, समथिंग टू दैट इफेक्ट. Now the patient will use various words to basically describe the fact कि there is a herniation of sorts, ठीक है, और a prolapse, कोई चीज़ अपनी जगह पर नहीं है, ठीक है, ऐसा लगता है कि दर्द हो रहा है या कोई डिस्कम्फर्ट है, ऐसा लगता है कोई चीज़ अपनी जगह पर नहीं है, वो बाहर निकल रही है, ठीक है, या फिर समटाइम्स और मोर लाइकली द पेशेंट वुड यूज़ वर्ड्स लाइक हैवीनेस, कि नीचे बोझ है बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पेरिनियल हैवीनेस. सो द पेशेंट कुड कंप्लेन ऑफ डिस्कम्फर्ट, कोई तकलीफ़ है, कुड कंप्लेन ऑफ abdominal pain, lower abdominal pain, और द पेशेंट कुड कंप्लेन ऑफ पेरिनियल हैवीनेस, कि नीचे बोझ महसूस होता है, ठीक है. सिमिलरली द पेशेंट कुड कंप्लेन ऑफ अ ड्रैगिंग सेंसेशन, ठीक है, ऐसा लगता है कि नीचे कोई चीज़ गिर रही है, ठीक है, जब चीज़ अपनी जगह पर नहीं है और नीचे फॉल कर रही है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो ऐसा लगता है ना जैसे कि कोई चीज़ गिर रही है. सो ये प्रेजेंटिंग कंप्लेंट हो गई. अच्छा, लेट्स कैरी ऑनवर्ड विद द अजम्पशन कि पेशेंट ने कहा है कि लोअर एब्डोमिनल पेन है एंड साथ में पेरिनियल हैवीनेस है, यानी दर्द है और बोझ है. पेशेंट ने खुद ये नहीं कहा कि कोई चीज़ नीचे गिरते हुए महसूस हो रही है, ठीक है. तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लगता है कि वजाइना के थ्रू, इसके लिए देयर इज़ अ वर्ड फॉर इट, आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्रोनाउंसिएशन, अंदाम दहानी, एंड द थिंग इज़ कि मोस्ट पेशेंट्स को समझ भी नहीं आता, सो यू हैव टू यूज़ अदर टर्मिनोलॉजी. सो यू गोइंग टू आस्क के ऐसे तो नहीं लगता कि अंदाम दहानी के ज़रिए कोई चीज़ बाहर निकल रही है, ठीक है, या फिर वजाइना के थ्रू, या समटाइम्स फिजिशियंस यूज़ द वर्ड बच्चादानी का मुँह, ऑल्दो टेक्निकली दैट इज़ अ सर्विक्स, ठीक है, लेकिन उनको बात समझ आ जाती है. ऑलराइट. अच्छा, अगर वो कहती है ना कि यस ऐसा ये महसूस हो रहा है, देन यू कैन आस्क अ सेट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द फैक्ट कि द पेशेंट परसीव्स कि कोई चीज़ वजाइना से निकल रही है, ठीक है. वो क्वेश्चंस हैं कि आपको कितने अरसे से ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है, साथ में कोई और मसला भी है, ठीक है. अगर पेशेंट ने प्राइमरीली यही कंप्लेंट की थी कि कोई लगता है कोई चीज़ वजाइना के थ्रू बाहर निकल रही है, ठीक है, या बोझ पड़ रहा है, या लग रहा है कि कोई चीज़ नीचे की तरफ गिर रही है, तो फिर आप पूछेंगे साथ में कोई और मसला भी है, बोझ भी महसूस होता है, ठीक है, या कुछ और भी दबाव भी महसूस होता है, ठीक है. फिर आपने पूछना है ऑनसेट के लिहाज से अचानक ऐसा महसूस होने लगा या आहिस्ता आहिस्ता से. अगर आपको महसूस हो रहा है कि कोई चीज़ बाहर निकल रही है वजाइना के थ्रू, तो क्या वो खुद ब खुद वापस अपनी जगह पर भी चली जाती है, यानी स्पॉन्टेनियसली रिटर्न करती है, या फिर अगर आप आपको उंगलियों के ज़रिए उसको वापस जगह पर रखना पड़ता है, बिकॉज सम पीपल डू मैनुअली रिप्लेस इट बैक अगर उनमें ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म की का प्रोलैप्स हो. अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट ने कहा है कि लगता है कोई चीज़ बाहर निकल रही है, तो आपने ये पूछना है कि खांसी करने से या बड़ा पेशाब करते हुए क्या ये चीज़ मज़ीद तो बाहर नहीं निकल सकती. आप चेक करें कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने से सिम्टम्स वर्सन हो रहे हैं या नहीं.
ठीक है। फिर आपने इन जनरल चीज़ें पूछ लेनी है कि खांसी खांसी लंबे अरसे से आपको खांसी का मसला तो नहीं है, या आपको बहुत अरसे से कब्ज़ तो नहीं है, या आप जो भी आपकी ऑक्यूपेशन है फ़ीमेल की उसमें आपको भारी चीज़ें तो नहीं उठानी पड़ती। ठीक है। अब इन जनरल भी कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं प्रोलैप्स के, उनको भी हमने रूल आउट करना होता है, उनको मैं बाद में देखूँगी। फिर ये जो चीज़ बाहर निकल रही है ये हम बिस्तरी में मसला तो नहीं क्रिएट करती, ऐसे प्रॉब्लम्स हैव टू बी कंसिडर्ड टू। सिमिलरली आपने ना फिर ये तो डायरेक्ट सिम्टम्स है ना कि जो चीज़ प्रोलैप्स कर रही है उसकी वजह से, फिर इनडायरेक्ट सिम्टम्स होते हैं कि जब कोई चीज़ बाहर आई हुई है तो बाकी चीज़ों में भी मसाइल होते हैं ना, आसपास के स्ट्रक्चर्स भी तो अपनी पोजीशन में नहीं रहते हैं। तो पेशाब करते हुए या बड़ा पेशाब करते हुए कोई दिक्कत तो नहीं होती, पेशाब रुक तो नहीं जाता, या लैक ऑफ कंट्रोल तो नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम्स भी आपने पूछनी होती हैं। दीज क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इफ़ द पेशेंट सेज कि कुछ महसूस होता है कि कोई चीज़ बाहर की तरफ निकल रही है। अगर वो ऐसा नहीं कहती, बस ये कहती है कि एक फ़ीलिंग है एब्डोमिनल पेन की और बोझ है और लग रहा है कोई चीज़ नीचे आ रही है, बट ये नहीं कह रही कि बाकायदा कोई मैस परसीव हो रहा है, तो फिर आपने फिर भी क्वेश्चंस पूछने हैं, लेकिन आप स्पेसिफिक टू प्रोलैप्स स्पेसिफिक टू अ मैस कमिंग आउट वाले फीचर्स नहीं पूछेंगे। फिर आप पूछेंगे पेन के बारे में, पेन पर आप सॉकेट्स अप्लाई करेंगे, साइट ऑन सेट। कैरेक्टर में हो सकता है अगर उसने सिर्फ पेन कहा हो तो जब आप पूछेंगे कि इस नौयत का पेन है तो वो कहेगी कि डिस्कम्फर्ट है, या ऐसा लगता है कि कोई बोझ है या कोई चीज़ नीचे की तरफ आ रही है, तो फर्दर क्वेश्चन में उसने रिवील कर लिया। फिर आप रिलीविंग फैक्टर्स पूछेंगे तो पेशेंट वुड लाइकली से कि बैठने से या लेटने से मसला बेहतर हो जाता है, इलामात कम हो जाती हैं। टाइमिंग वुड बी हर वक्त ही रहता है, कोई चीज़ उठाते हुए या खांसी करते हुए या बड़ा पेशाब करते हुए इलामात बढ़ जाती हैं, तो ये एग्रेवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर्स भी हो गए। टाइमिंग भी साथ में होगी कि कंटिन्यूस है लेकिन साथ में कुछ चीज़ें वर्सन भी कर रही हैं। ठीक है, सेवेरिटी से आपको अंदाज़ा होगा कि कौन सी स्टेज है। ठीक है, इसके अलावा ना हम अब क्वेश्चन पूछेंगे इनडायरेक्ट सिम्टम्स के, कि पेशाब करते हुए दिक्कत तो नहीं होती, या बड़ा पेशाब करते हुए दिक्कत तो नहीं होती, या पेशाब करने के बाद भी लगता हो कि वॉशरूम जाने की ज़रूरत हो, विच इज़ बेसिकली एन इंडिकेशन ऑफ इनकम्प्लीट वॉइडिंग। ठीक है, या पेशाब करने में दिक्कत होती हो, या फिर आपको सबसे पहले उंगलियों की मदद से जो चीज़ बाहर निकल रही है उसको वापस रखना पड़ता हो, उसके बाद आपको पेशाब पेशाब किया, मतलब टू मेक वॉइडिंग पॉसिबल। ठीक है, फिर ना सेक्शुअल वाली चीज़ें भी पूछनी होती हैं कि इस मसले की वजह से हम बिस्तरी में तो कोई मसला नहीं आता। अगर पेशेंट कहती है वो तो काफ़ी अर्से से सेक्शुअली इनएक्टिव है, तो आपने पूछना है कि सेक्शुअल इनएक्टिविटी की वजह क्या है। इज़ इट समथिंग रिलेटेड टू द प्रोलैप्स, हो सकता है उसी की वजह से प्रॉब्लम्स हो, ये हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो, तो आपने उस बात को रूल आउट करना है। फिर आपने ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं कि अच्छा अगर इसकी वजह से कोई दिक्कत हो रही है तो क्या मसला है। ठीक है, मिलाप में कोई इशू है, या फिर कोई पेन होती है या दर्द होती है। ठीक है, या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई खून निकलता है, यानी पोस्ट कॉर्टल ब्लीडिंग होती है, या डिस्पेरूनिया होता है, या कोई डिस्कम्फर्ट होती है। ठीक है, ये कोई और इशू है। ठीक है, ये कोई साइकोलॉजिकल इशू है जो कि एसोसिएटेड है प्रोलैप्स के साथ, तो आपने ये सारी चीज़ें पूछ ली। हैव टू स्टार्ट विद द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट विल बी आइदर डिस्कम्फर्ट, लोअर एब्डोमिनल पेन। ठीक है, अगर सिर्फ पेशेंट ने ये कहा है तो जब आप इन जनरल सॉक्रेट्स अप्लाई करेंगे तो पेशेंट जब ये कहेगा कि ड्रैगिंग सेंसेशन है या बोझ है, तो आप यू विल स्टार्ट टू सस्पेक्ट यूवी प्रोलैप्स। ठीक है, ये हो सकता है वो खुद ही बोझ वाली बात मेंशन करें। फिर आपने पूछ लेना कि ऐसा तो नहीं लगता कोई चीज़ बाहर निकल रही है, और अगर बाकायदा परसेप्शन है कि कोई चीज़ बाहर निकल रही है तो उसके आपने स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ लिए कि कब से ऐसा महसूस हो रहा है, खुद वापस चली जाती है या आपको खुद वापस रखना पड़ता है, एंड उसके बेसिकली कंटिन्यूएशन में आपने यूरिनरी एंड बाउल रिलेटेड सिम्टम्स पूछ लिए। अब ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स होते हैं प्रोलैप्स के। अगर आपने सस्पेक्ट किया कि एक प्रोलैप्स है बिकॉज सॉक्रेट्स के बाद पेशेंट ने कहा है कि बोझ है, और पेशेंट की एज भी ये है कि वो पोस्ट मेनोपॉजल एज की लगती है, काफ़ी एज्ड है, आपने जब इन जनरल ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री ली तो उसकी पेरिटी भी ज़्यादा है, यू स्टार्ट टू सस्पेक्ट कि यूवी प्रोलैप्स हो सकता है। फिर आपने ना रिस्क फैक्टर्स पूछने होते हैं, कितने बच्चे हैं, ग्रेविटा कितनी है, पैरा कितनी है। ठीक है, डिलीवरियाँ कैसे हुई, चाइल्ड बर्थ हुई तो चाइल्ड बर्थ में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं, बिकॉज कुछ कॉम्प्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स होती हैं प्रोलैप्स की, जैसे कि अगर प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी चली हो ना, उसमें ट्रॉमा होता है बेसिकली, या पेशेंट की एपिसियोटमी हुई हुई हो जिसको हम कहते हैं छोटा ऑपरेशन, उसमें ना पीरिनियल बॉडी जो कि वजाइना और रेक्टम के बीच में लोकेटेड होती है ना, उसको कट करना पड़ता है, तो पीरिनियल बॉडी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर द वजाइना। तो अब पूछेंगे कि एसवीडीज़ हुई हैं, एसवीडीज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, प्रोलॉन्गेशन तो नहीं थी, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। एपिसियोटमी एक रिस्क फैक्टर है। इवन जो फोर्सअप डिलीवरी वो भी रिस्क फैक्टर है। आप पूछते हैं कभी औजार तो नहीं लगाए, उसकी वजह से भी ट्रॉमा हो सकता है ना। इसके अलावा इंडक्शन से भी ट्रॉमा हो सकता है, तो आपने पूछना है कि कभी मसनूई दर्दें तो नहीं लगाई।
ठीक है। कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि ओबेसिटी है, ठीक है। फिर आप कुछ मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं रिस्क फैक्टर्स के लिए कि टीबी तो नहीं है, ये एस्थमा तो नहीं है, क्रॉनिक कफ की हिस्ट्री के लिए, कॉन्स्टिपेशन। ऑक्यूपेशन आपने हर किसी के डेमोग्राफिक में पूछना होता है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल फीमेल देहात से आई हुई और वो कह रही कि घर में काम करती हूँ या समटाइम्स मैं खेत में भी काम करती हूँ, तो आपने पूछना है कि काम करते हुए आपको वजनी चीज़ें तो नहीं उठानी पड़ती, बिकॉज वो वर्सन और एग्रीवेट करती है ना। सो ऑक्यूपेशन एंड वेट लिफ्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्रॉनिक कफ की हिस्ट्री, क्रॉनिक वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें पूछनी है। इनमें से कोई चीज़ पॉजिटिव है तो बेहतर होता है कि आप स्टार्ट में ही मेंशन कर लें कि माय पेशेंट ग्रेविटा 4 पैरा 3 है विथ 3 लाइव इशूज़, ठीक है। फिर आपने मेंशन किया कि शी, वो ऑक्यूपेशन तो आप ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, लेकिन आप उधर ही मेंशन कर लें कि शी इज़ बेसिकली हाउस वाइफ बाई प्रोफेशन, लेकिन इसने ये करना है, ठीक है। और आप ये बात मेंशन कर लें कि नोन केस है एस्थमा का, ये नोन केस है ट्यूबरकुलोसिस की, या पेशेंट को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, यानी आप शुरू में ही मेंशन कर लें, बिकॉज वो एक पर्टिनेंट पॉइंट है ना, ठीक है। इवन इंट्रोडक्शन में आप नॉर्मल तो डेमोग्राफिक्स मेंशन करते हैं ना, ग्रेविटा एंड पैरा, लेकिन उधर ही मेंशन कर लें, ये मेंशन कर लें कि विद 4 एसवीडीज़ 3 ऑफ देम विद एपिसियोटमी, यानी ये चीज़ें आप नॉर्मली नहीं इंट्रो में इतनी डिटेल में मेंशन करते हैं, यू जस्ट नॉर्मली मेंशन द ग्रेविटा एंड द पैरा, बट अभी आप मेंशन करें बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीबी को भी आप नॉर्मली बाद में मेंशन करते हैं ना, लेकिन अगर टीबी की इतनी ऑब्वियस किस्म की इम्प्लीकेशन हो सकती है ऑन द डायग्नोसिस, तो आपने स्टार्ट में मेंशन करना है, ठीक है। रेलिवेंट एनाटमी के लिए आपको पता होना चाहिए कि वजाना की 3 लेवल पर सपोर्ट्स होती हैं, लेवल 1, 2 एंड 3। लेवल 1 पर सपोर्ट होता है यूट्रोसेक्टल लिगामेंट की मदद से, ठीक है। और इवन हिस्टेक्टमी के बाद भी जब आप नॉर्मली सर्विक्स तो रहती नहीं है, सर्विक्स पर अटैचमेंट होती है, तो उसी लिगामेंट को आपने लाइगेट किया होता है, आप रीअटैच करते हैं वजाना के साथ, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान में रखो, हिस्टेक्टमी भी एक रिस्क फैक्टर होती है फॉर प्रोलैप्स। आपने पूछना होता है बच्चेदानी तो नहीं निकाली हुई, स्पेशली इफ़ द फीमेल इज़ एज्ड। अगर फीमेल एज्ड है तो आपने मीनोपॉज की हिस्ट्री भी ज़रूर लेनी होती है कि माहवारी रुक तो नहीं गई, ठीक है। अब जो लेवल 2 सपोर्ट है ना, वो फेशिया की मदद से होती है, पीछे से भी फेशिया आकर अटैच होते हैं और सामने से भी, तो अगर इसके साथ कोई मसला हो तो दैट कैन ऑल्सो लीड टू प्रोलैप्स। लेवल 3 में भी रोल होता है बहुत सारे मसल्स का और फेशिया का, जो कि पीरिनियल बॉडी के साथ अटैच्ड है, इसीलिए अगर पीरिनियल बॉडी कॉम्प्रोमाइज्ड हो तो इट कुड बी अ कॉज, इसलिए आपने एपिसियोटमी की हिस्ट्री ज़रूर एलिसिट करनी होती है। सिमिलरली पेल्विक एग्जामिनेशन में आपने पीरिनियल बॉडी को एग्जामिन करना होता है उसकी इंटैक्टनेस को कंफर्म करने के लिए, ठीक है। तो ये बातें हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस कर ली कि हमने कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स को रूल आउट करना है। चाइल्ड बर्थ की कंप्लीट हिस्ट्री, प्रोलॉन्ग लेबर, पेरिटी, एपिसियोटमी, फोर्सेप्स, ऑक्सीटोसिन, मेडिकल हिस्ट्री भी, हिस्टेक्टमी की हिस्ट्री भी, मीनोपॉज की हिस्ट्री भी, ठीक है। और सेक्सुअल हिस्ट्री को भी डिटेल में लेना होता है कि अगर पेशेंट इनएक्टिव है तो क्यों इनएक्टिव है, साइकोलॉजिकल इम्प्लिकेशंस तो नहीं है प्रोलैप्स की, ये हो सकता है डिस्पेरोनिया हो, ये पोस्ट कॉर्टल ब्लीडिंग हो, ये हो सकता है कोई और वजह हो, कोई और क्रॉनिक इलनेस हो विच माइट एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू द प्रोलैप्स टू। नाम पता होना चाहिए कि सिस्टोसील का क्या मतलब है। सिस्टोसील और यूरेथ्रोसील एक्चुअली ना एंटीरियर वजाइनल प्रोलैप्स को कहते हैं। अगर आप एनाटॉमी को देखेंगे ना, अगर सिंपली एंटीरियर वजाइना की सपोर्ट नहीं रही किसी वजह से, फॉर एग्जांपल फेशिया डैमेज हो गए हैं, तो सामने जो ब्लैडर है ना जो कि सपोर्ट हो रहा था बाय द वजाइना, वो पीछे की तरफ झुक जाएगा और वजाइना में बल्ज करेगा। अब सिमिलरली अगर पोस्टीरियर वजाइनल सपोर्ट कॉम्प्रोमाइज़ है, पीरिनियल बॉडी डैमेज हो गया है, तो पीछे जो रेक्टम सपोर्टेड था ना बाय द पोस्टीरियर वजाइनल वॉल, वो रेक्टम अब झुकेगा पोस्टीरियर वजाइनल वॉल में और बल्ज करेगा उसके अंदर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। मैं सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगी ताकि थ्योरी भी कवर हो जाए, लेकिन आपको खुद एक बार पढ़ना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ ना रहेगी वो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस तरीके से ना हो। इसलिए जब भी आप लिख रहे होते हैं ना डीडीज़ के, अगर आपने उसको पेशेंट की हिस्ट्री ली है प्रोलैप्स के तौर पर, तो आप डीडीज़ में क्या लिखते हैं, डीडीज़ लिखना इंपॉर्टेंट होता है ना लॉन्ग केस में। आप लिखेंगे यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स हो सकता है, इवन इट कुड बी अ पॉलिप, सर्वाइकल पॉलिप, इट कुड बी एंटीरियर वजाइनल प्रोलैप्स जिसको हम सिस्टोसील या यूरेथ्रोसील कहते हैं। समटाइम्स वजाइना की कोई सिस्ट होती है जो पीछे की तरफ बल्ज कर रही होती है, नोन एज गार्टनर सिस्ट। तो इसलिए यूरेथ्रोसील एंड सिस्टोसील का नाम याद करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने डीडीज़ में भी लिखना है, ठीक है। अब देखो इन्वेस्टिगेशंस क्या होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशंस वैसे भी लिखनी पड़ सकती है, लॉन्ग केस में तो लिखनी है। नॉर्मली अगर सिर्फ पेशेंट दबाव के साथ आए ना या बोझ के साथ आया है तो आपको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर पेशेंट को जब आपने फर्दर क्वेश्चनिंग करनी होती है ना, आपने हमेशा यूरिनरी एंड बाउल सिम्टम्स का पूछना है। अगर यूरिनरी एंड बाउल सिम्टम्स हैं, रिटेंशन के सिम्टम्स है, पेशाब रुक जाता है या फिर हेजिटेंसी होती है या कब्ज़ है, तो फिर आपने ना यूरोडायनामिक स्टडीज़ करनी होती हैं जिसमें आप ब्लैडर के फंक्शन को फंक्शनली असेस करते हैं। और रेक्टम के लिए आप रेक्टल मैनोमीट्री करते हैं, इसमें प्रेशर चेंजेस आप देखते हैं रेक्टम में।
एंडोनेजल अल्ट्रासाउंड करते हैं, इसमें आप अल्ट्रासाउंड की मदद से देखते हैं कि एनस स्फिंक्टर इंटैक्ट है भी या नहीं। और आप प्रोक्टोग्राम भी देखते हैं, डेफिकेटिंग प्रोक्टोग्राम, डेफिकेशन के दौरान प्रेशर की रीडिंग्स डॉक्यूमेंट करनी होती हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन याद कर लें, लॉन्ग केस में लिखनी होती हैं। मैनेजमेंट मस्ट ऑल्सो बी मैंशनड इन लॉन्ग केस। उसमें आपने मेंशन करना है कि हमारे पास कंजर्वेटिव होता है और सर्जिकल होता है। कंजर्वेटिव में 2 हेडिंग्स होती हैं, होती हैं सुपरवाइज्ड पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस। दूसरी ऑप्शन होती है वजाइनल सपोर्ट पेसरीज। और वजाइनल सपोर्ट पेसरीज की ना इमेज आप आ सकती है ऑस्पी में। उसकी भी टाइप्स होती हैं, वो भी आप मैनेजमेंट में लिख सकते हैं। सबसे पहले रिंग पेसरी होती है, फर्स्ट लाइन, ये बेस्ट होती है बिकॉज इसमें सेक्शन इंटरकोर्स पॉसिबल होता है, लेकिन ये आप तब नहीं इस्तेमाल कर सकते अगर पीरियनल बॉडी कॉम्प्रोमाइज्ड हो। अगर पीरियनल बॉडी कॉम्प्रोमाइज्ड हो तो फिर आपके पास 2 और ऑप्शंस होती हैं पेसरीज की, एक होती है शेल्फ पेसरी और एक होती है गेलहॉर्न पेसरी, लेकिन इनमें सेक्शुअल इंटरकोर्स मुमकिन नहीं होता। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेशंस आपको लिखनी पड़ सकती हैं इन पेसरीज की ऑस्पी में। तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? डिस्चार्ज हो सकता है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, या अल्सरेशन हो सकती है, बिकॉज वो एक म्यूकोजा वाली एरिया में 6 महीने तक पड़ा रहता है ना, हर 6 महीने के बाद तब्दील करना होता है, और 6 महीने के बाद जब तब्दील करते हैं तो चेकअप भी करते हैं। ठीक है, फिर जो सर्जिकल में आपने ऑप्शंस लिखनी होती हैं कि हिस्टेक्टमी एक ऑप्शन है। इसके अलावा ना एक ऑप्शन ये होती है कि आप कुछ सर्जरीज वजाइनल रूट से करते हैं, जैसे कि एक होती है सेक्रोस्पाइनल फिक्सेशन, और कुछ आप एब्डोमिनल रूट से करते हैं, जैसे कि नाम ही काफ़ी है, सेक्रोकॉल्पोपेक्सी। अच्छा, जब आप लॉन्ग केस करते हैं ना, तो लॉन्ग केस के बाद ना ऑफन टाइम्स ना दे आस्क यू फॉर सम वाइवा टाइप स्टफ। तो वाइवा में वो ऑप्शन पूछेंगे कि अगर आपने प्रोलैप्स की सर्जरी की है तो उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो आप कहेंगे कि वजाइनल बल्ब है तो उसको ठीक करना चाहते हैं। अगर कोई लिगामेंटस या टिश्यू सपोर्ट ख़राब हो गई तो आप उसको रिस्टोर करना चाहते हैं। अब इस में ना वो ये पूछ सकते हैं कि क्या लिगामेंटस सपोर्ट होती है या क्या टिश्यू सपोर्ट होती है। तो आप कहेंगे कि वजाइना की 3 लेवल्स पर सपोर्ट होती है, इसको हम कहते हैं लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 पर जो एपेक्स होता है ना, वहाँ पर अटैचमेंट होती है यूट्रोसेक्रल लिगामेंट की। फिर लेवल 2 पर ना एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वजाइनल को सपोर्ट मिल रहा होता है फेशिया से। कुछ फेशिया सामने से आता है, उसको हम कहते हैं प्यूबो सर्वाइकल। कुछ फेशिया पीछे से आता है, उसको हम कहते हैं रेक्टो वजाइनल। फिर लेवल 3 पर ना पीरियनल बॉडी पर अटैचमेंट होती है फेशिया की भी, और पीछे से ना वो भी आ रहा होता है लिवेटर एनाई भी। ये प्राइमरीली पोस्टीरियर वजाइनल वॉल को सपोर्ट कर रहा होता है, लेकिन अगर पीरियनल बॉडी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो क्योंकि पूरा ल्यूमेन बढ़ जाता है वजाइना को, तो एंटीरियर वॉल भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो ये लेवल्स पूछ सकते हैं जब आप मैनेजमेंट बताएंगे ना, कि आपका मकसद है कि आपने इस लिगामेंटस या टिश्यू सपोर्ट को ना ठीक करना है। अब वो पूछें कि इस लेवल पर सपोर्ट होती है एपेक्स ऑफ द वजाइना पर भी और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वजाइनल वॉल पर भी। ठीक है, इसके बाद वो ये पूछ सकते हैं कि अच्छा ठीक है और क्या प्रॉब्लम है। आपने कहा कि आपने रिप्लेस करना है एसोसिएटेड ऑर्गन्स को बैक इनटू प्लेस। जैसे कि अगर वजाइनल वॉल वीक हुई हुई थी और आपने उस एंटीरियर वजाइनल वॉल की सपोर्ट को रिपेयर किया है, तो जो पीछे ब्लैडर था जो कि अपने नॉर्मल पोजीशन की बजाय पीछे झुक गया था, तो उसको भी तो आपने वापस लेकर जाना है ना नॉर्मल पोजीशन पर, तब भी तो यूरिनरी सिम्टम्स ठीक होंगे ना। तो ये भी प्रिंसिपल में आता है। ये कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि जहन में होना चाहिए। दूसरी बात है कि आपने इंश्योर करना है कि सर्जरी के बाद वजाइना की लेंथ ठीक रहे ताकि इंटरकोर्स मुमकिन रह सके। अगर पीरियनल बॉडी कॉम्प्रोमाइज़ है, उसके कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में आपको कैसे पता चलेगा एग्जामिनेशन के दौरान, जाहिर सी बात है उसको भी आपने रिस्टोर करना है, और इनकॉन्टिनेंस को भी आपने ठीक करना है। ये प्रिंसिपल्स हैं सर्जरी के, ये पता होने चाहिए वाइवा के लिए। लेवल पता होने चाहिए 1, 2 एंड 3 का कॉन्सेप्ट। 1 में यूट्रोसेक्रल लिगामेंट्स, ठीक है। लेवल 2 में फेशिया के नाम पता होने चाहिए। लेवल 3 में पीरियनल बॉडी की अटैचमेंट ये पता होना चाहिए, पीरियनल बॉडी होती कहाँ पर है, रेक्टम और वजाइना के बीच में क्या क्या चीज़ें अटैच होती हैं, फेशिया भी, लिवेटर एनाई भी, ट्रांसवर्स पीरियनल मसल भी। अच्छा, ये पता होना चाहिए ना रिस्क फैक्टर्स में ऑलरेडी बता चुकी है, एपिसियोटमी में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग केस में मेंशन किया कि एपिसियोटमी की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, तो वो पूछ सकते हैं कि क्यों, वाई इज़ दैट अ रिस्क फैक्टर। तो फिर आपने बताना है कि लेवल 3 सपोर्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करती है, पीरियनल बॉडी डैमेज हो जाती है एपिसियोटमी में, उसको आपने रिस्टोर करना होता है सर्जरी में अगर वो डैमेज हो, या अगर प्रॉब्लम किसी और लेवल पर हो तो आपने उस लिगामेंटस सपोर्ट को जैसे रिस्टोर करना होता है उसी तरह अपने पीरियनल बॉडी को भी रिस्टोर करना होता है। ठीक कह रही हो ना। वैसे भी पूछ सकते हैं कि फोर्सेप्स में क्यों है, तो फोर्सेप्स में भी आप ये कहेंगे कि सारा जो एरिया होता है ना वो डैमेज हो जाता है, तो जो सपोर्ट्स हैं वो वीकन हो जाती हैं। ठीक है, मज़ीद वो पूछ सकते हैं कि अच्छा ठीक है आपने डीडीएस में लिखा सिस्टोसील है, यूरेथ्रोसील है, तो आप इसका क्या मतलब है। तो आप कहेंगे यूट्रो वजाइनल प्रोलैप्स का मतलब है कि यूट्रस वजाइना के थ्रू प्रोलैप्स कर रहा है। सिस्टोसील का ये मतलब है कि एंटीरियर वजाइनल वॉल का ऊपर वाला हिस्सा ना अपर 1/3 समहाउ कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसलिए जो ब्लैडर है ना वो प्रोलैप्स कर रहा है वजाइना की वॉल के अंदर। ये वाली बात आपने मोटी मोटी ना, ये कुछ की कॉन्सेप्ट होते हैं वो तो आपने एक्सप्लेन करने ही होते हैं। ठीक है, फिर ये एक्सप्लेन करना होता है कि आपने
अगर वो पूछेंगे ठीक है आपने हिस्ट्री में सबसे पहले तो आपने ये पूछना प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के बोझ था या नहीं, पेन था या नहीं, कोई चीज़ बाहर निकल रही थी या नहीं, और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस। अब वही पूछेंगे यूरिनरी कंप्लेंट्स क्यों, तो आप कहेंगे जाहिर सी बात है वो बाकी ऑर्गन्स भी तो इन प्लेस नहीं रहेंगे ना, पेल्विस में इतनी ज़्यादा स्पेस तो नहीं होती, एवरीथिंग इज सपोर्टिंग ईच अदर। तो ये कुछ की कॉन्सेप्ट है, मैं चाहती हूँ कि आपकी हर तरीके से तैयारी हो जाए इस टॉपिक की। डीडीज बताना चाहिए, समथिंग आउट ऑफ द वजाइना, रिस्क फैक्टर्स आपने पूछने होते हैं। वैसे अगर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि रिस्क फैक्टर वैसे जो नॉर्मल वाइवा होता है ना उसमें भी पूछ सकते हैं, या समटाइम लॉस में भी पूछ सकते हैं, और आपने हिस्ट्री में तो पूछना ही है। तो चाइल्ड बर्थ रिलेटेड सारे याद होने चाहिए, एपिसियोटमी, फोर्सेप्स, इंडक्शन, वेट, इंग्लिश में भी आ जाए, इट्स नॉट अ बिग डील। काउंसलिंग में सबसे पहले बताना होता है प्रॉब्लम क्या है। तो अगर सिस्टोसील है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अंदाम दहानी की दीवार कमज़ोर हो गई है जिसकी वजह से मसाना, आई डोंट हो सकता है मैं ऑर्गन्स के सही वर्ड सही प्रोनाउंस, एपिसियोटमी जिसको हम कहते हैं छोटा ऑपरेशन, या फोर्सेप्स औजार लगाने पड़ते हैं तो उसकी वजह से चोट लग जाती है, ज़ख़म बन जाता है, जिसकी वजह से वक्त के साथ साथ जो दीवार है वो कम बीमार होती है, उनको बहुत अरसे से कब्ज़ का मसला होता है, खांसी का मसला होता है, उसकी वजह से दीवार कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, तो ये आपने एक्सप्लेन करना है कि कॉजेज़ क्या हो सकती हैं। फिर बताना है, अब देखो आप पेशेंट से पूछेंगे ना, फिर से री आसूद हैं, 3 तरह के हल हो सकते हैं, वर्जिश के ज़रिए। इसके अलावा एक्सप्लेन करना है कि वर्जिश के अलावा ना एक वजाइनल रिंग होती है जो कि अंडाम दहानी के अंदर रखी जाती है, अंडाम दहानी के अंदर। ठीक है, इसकी भी टाइप्स होती हैं। कुछ टाइप्स की वजह से हम बिस्तरी में कोई दुश्वारी नहीं होती, लेकिन कुछ की वजह से हम बिस्तरी मुमकिन नहीं रहते। ठीक है, ये वाली बात एक्सप्लेन करनी है कि जो ख़वातीन जिन ख़वातीन में वर्जिश से ठीक नहीं हो रहा और वो ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती, तो उसमें ये वजाइनल रिंग है जो कि अंडाम दहानी के अंदर रखा जा सकता है, और हर 6 महीने के बाद उसको तब्दील किया, लेकिन कुछ ख़वातीन में नहीं होती। ठीक है, इनमें से कुछ ऐसी हैं जिनकी वजह से हम जिनके साथ हम बिस्तरी मुमकिन होती है, कुछ के साथ नहीं होती, लेकिन जिनके साथ हम बिस्तरी मुमकिन नहीं होती वो उसको हम बिस्तरी के वक्त पर निकाल भी सकते हैं और फिर से रख सकते हैं अगर वो सीखना चाहें। और फिर ऑपरेशन में बताना होता है कि अंदाम नहानी के ज़रिए भी किया जा सकता है। अब हमने डिस्कस कर ली, आई एम होपिंग कि कुछ कहना क्या हो।